हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। और बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं और हमारे ये सब आकाश तिवारी और अवध मेहर हैं जो कह रहे थे नहीं सर आप डालिए और मिलिए, और कुछ भैया लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कहा नहीं सर आप डालिए, हम आपके साथ सपोर्टिंग में खड़े हैं, जैसे कि चंद्र प्रकाश भैया हैं, एक है आदर्श भैया हैं और भी काफ़ी पीयूष है, पुष्पेंद्र भैया हैं और काफ़ी राहुल हैं, ऐसे काफ़ी नेम्स हैं। मैं सभी भैया जो इतने भी ग्रुप्स में जुड़े हैं, मुझे लगता है 15 लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं सर डालिए आप। तो हम आप सभी लोगों की बातों को सुन के मुझे लगा कि नहीं मेरे छोटे भाई हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं आप सर इस बार सपोर्ट रहेगा, मैं आ गया हूँ। अब देखना है संख्या कितने जल्दी आप लोगों की 20 होती है, अभी तो नहीं हो रही फिलहाल। चलें हम क्लास की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि हमने कहा था सपोर्ट रहेगा तो सिलेबस की धज्जियाँ उड़ा देंगे, प्रूफ करके दिखा दिया था, 6 दिन के अंदर सॉलिड स्टेट फिनिश किया था। अब बिलियन स्टार्ट करने जा रहे। यदि आज आप लोगों का सपोर्ट तगड़ा दिख गया तो कल आपको 3 लेक्चर सीधे या 2 लेक्चर दे दिए जाएंगे। एक दिन में 2 लेक्चर दे दिए जाएंगे, एक 7 बजे एक 9 बजे। यदि आपका सपोर्ट दिख गया, नहीं दिखा तो फिर हमारी मर्जी है। हम पढ़ते हैं बिलियन, और बिलियन हमने डाल दिया। बिलियन होता क्या है भाई बताएं, बिलियन होता क्या है। बिलियन में 2 चीजें होती हैं, एक विलायक और एक विलेय। बिलियन बनता कैसे है, विलायक धन विलेय। अब भाई विलेय क्या होगा, वार्ता ना करें आपसे, विलायक और विलेय। तो विलायक क्या होगा भाई बता दो भाई। जैसे कि हम कहते हैं कि ये पानी रखा है, इसमें क्या रखा है, पानी रखा है। बताओ ये भाई जल भरा है, पहले तो हम विलयन समझते हैं। अब इसको बताओ हम कोई ब्लेम, ये क्या है, विलायक है या विलेय है, क्या है, विलायक। विलायक का तात्पर्य होता है, ध्यान से सुनना गुरु, विलायक का तात्पर्य होता है जिसमें किसी चीज को हम घोल सकें, डिजोल्व कर सकें, घुल सके, मिक्स हो सके, मतलब अपने अंदर ले ले, अपने में अंतर्निहित कर ले, अंगीकृत कर ले उसे। और इसमें जब हम चीनी रूपी विलेय डालेंगे, चीनी डालेंगे तो चीनी और जल का मिश्रण ही हमारा विलयन बन जाएगा। अर्थात 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण, अर्थात 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। हम लिखेंगे 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, तो भाई इन लोगों को समझाओ, समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां से हमने विलयन हो गया। अब कोई पूछते भाई विलयन में होता क्या, तो विलयन में 2 घटक कण होते हैं। कौन कौन से 2 घटक कण होते हैं, तो विलयन में एक होता है भाई विलायक, एक होता है विलेय। इसी विलायक और विलेय की अधिक और कम मात्रा में या कोई और पदार्थ मिला ले अवाष्पीय, जिसका वाष्पीकरण ना हो सके, तो हमारे इसमें बाष्पदाब का उन्नयन है, क्वथनांक, हिमांक है, इन सब की चीजें बन जाती हैं जिनकी हमें आगे चर्चा करनी है। अब देखते हैं गैस में द्रव की विलेयता। हम देखते हैं गैस में द्रव की विलेयता। हेडिंग डालें आप सभी, गैस में द्रव की विलेयता। हेनरी का नियम भी आज जानेंगे। गैस की द्रव में विलेयता, हमें गैस की द्रव में विलेयता देखनी है। और गैस की द्रव में हम विलेयता देखेंगे। किसी गैस की द्रव में, किसी गैस की द्रव, द्रव मीन्स हो गया विलायक, विलायक में विलेयता। विलेयता मतलब कितना विलेय हो सकता है, कितना घुल सकता है, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता। इसके बाद ताप दाब गैस, ताप दाब गैस तथा द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है, तथा द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो किसी गैस की द्रव मतलब विलायक में विलेयता, घुलने की क्षमता, ताप दाब गैस तथा द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे हम देख लेते हैं भाई, इसमें इनमें से ताप व दाब गैस की विलेयता निर्धारण करने वाले कारक हैं। तो हेडिंग डाल के लिखे, स्टार बना के, ताप व दाब
ताप व दाब गैस की द्रव्य में विलेयता निर्धारण करने वाले कारक हैं। निर्धारण करने वाले कारक हैं। ठीक है भाई, यह हमारे कारक हो गए काय की ताप और दाब की गैस में विलेयता कैसे निर्धारण होगी। तो भाई जो ताप और दाब है गैस की विलेयता का निर्धारण करेंगे। इन्हीं के अनुसार हम ताप और दाब के अनुसार ही बताएं भाई किस प्रकार से कोई पदार्थ विलेय है या नहीं है। अगला हम देख लेते हैं अवशोषण गुणांक। हेडिंग डालें आप लोग, अवशोषण गुणांक। मैंने ज्यादा नहीं आप लोगों से बोला था कि 20 से 40 के मध्य में आप लोग लाइव रहें, कंटिन्यूटी बनी रहे 20 से 40 लोगों की, तो आप लोगों को लगातार इस प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी। और यदि आप लोगों को करके दिखाते हैं आज, तो हो सकता है कंटिन्यूटी बनी रहे। निश्चित ताप पर, और पूरा तीनों विषयों का मैंने तो सिलेबस बोल दिया था, क्यों तो भाई क्या कहते हो, कमेंट कर दी जाए। निश्चित ताप पर यदि आपके मित्र रहते हैं 30-40 प्लस, तो फिर तीनों विषय दे देना कि चारों दे दें, जितना तुम कहो तो पूरे दे देंगे, बस ये रहे उतना। निश्चित ताप पर किसी द्रव्य के एकांक आयतन द्वारा अवशोषित की गई एकांक दाब वाली गैस के एसटीपी पर आयतन को उस द्रव्य का अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। कहाँ से दर्शाते हैं भाई? अल्फा से दर्शाते हैं। हम लिखते हैं आगे, यदि निश्चित ताप पर द्रव्य के आयतन V द्वारा दाब P वाली गैस का STP पर B0 आयतन अवशोषित का मतलब क्या हुआ तिवारी भाई, बताओ। घुल जाना किसी चीज का, घुलित होना, घुलित किया जा रहा हो। निश्चित ताप पर अल्फा बराबर होता है B0 अपॉन PV। ये देखिए भाई, B0 अपॉन PV। इसके बाद हेनरी नियम पढ़ना है अपन को। अवशोषण गुणांक क्या कहता है? निश्चित ताप पर किसी द्रव्य के एकांक आयतन द्वारा अवशोषित की गई एकांक दाब वाली गैस के STP पर आयतन को उस द्रव्य का अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यह निश्चित ताप पर द्रव्य के आयतन B द्वारा दाब P पर का STP पर B0 आयतन घुलित किया जा रहा है। निश्चित ताप पर अल्फा बराबर P0 अपॉन PV होता है। आप लोग बिल्कुल कदापि टेंशन ना लें कि यहाँ क्या होता है STP वगैरह। जब आगे गैसेस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर वगैरह जो होता है वह किस प्रकार से होता है। तो चलो अब हम हेडिंग डालते हैं हेनरी का नियम। और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो आगे अब हम हेडिंग डालते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपके
परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है और इसकी सीमाएं भी पूछी जाती हैं। तो पहले इसको लिखते हैं फिर समझेंगे। लिखते हैं विलयन बनाने के दौरान, सीधा नियम लिखते हैं, विलयन बनाने के दौरान, विलयन बनाने के दौरान यदि कोई गैस रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान m उसके दाब P के समानुपाती होता है। उसके दाब P के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं m प्रोपोर्शनल P, और m जब हटाएंगे तो यहाँ k इंटू P आ जाएगा। और वेयर के समानुपाती नियतांक है, लिख लें वेयर के क्या है भाई, समानुपाती नियतांक। इनको अभी हम समझा रहे हैं, आप लोग पहले लिखते चले, फिर सारी चीजें आपको भी समझाएंगे। यदि गैस की विलेयता मोल प्रभाज में दी गई हो, यदि गैस की विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तो देखिए भाई, तो क्या लिखेंगे आप, विलयन में गैस का मोल प्रभाज, विलयन में गैस का मोल प्रभाज, विलयन में गैस का मोल प्रभाज x उसके आंशिक दाब P के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। आंशिक दाब P के समानुपाती होता है, मतलब मोल प्रभाज x प्रोपोर्शनल गैस का दाब, आप लिख लें P, मतलब हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल x भी लिख सकते हैं इसको आप, तो P बराबर हो जाएगा KH इंटू x। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब इसको पहले समझते हैं, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे क्या समझना है। हमें हेनरी का नियम बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये हमें कन्फर्म, इसको 100% टिक कर लीजिए। या तो हेनरी का नियम पूछा जाएगा, या मोल प्रभाज के रूप में हेनरी का सूत्र लिखवा लिया जाएगा, या इसकी सीमा पूछेगा। सीमा चूंकि अभी हमने आपको बताई नहीं, तो विलयन बनाने के दौरान, जब हम कोई विलयन बना रहे होंगे उस दौरान यदि कोई गैस रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहती है, मतलब अपन कोई विलयन का निर्माण कर रहे हैं, विलयन में हम बता चुके हैं विलायक और विलेय होते हैं, यदि कोई गैस रासायनिक रूप से उसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही हैं, अपरिवर्तित रहती है, तो स्थिर ताप पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव के निश्चित आयतन, लिक्विड का एक निश्चित वॉल्यूम होगा, घोलित गैस का द्रव्यमान m, निश्चित आयतन पर जो गैस घोली जा रही है रासायनिक रूप से अपरिवर्तित है, उसका द्रव्यमान m, उसका द्रव्यमान क्या भाई m, उसके दाब, किसके, गैस के दाब P के समानुपाती होता है। तो m बराबर Kp हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आप पुनः सुने, विलयन बनाने के दौरान साथ में बोलते जाएं, यदि कोई गैस रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहती है, मतलब केमिकल रूप से नहीं बदलती है, तो स्थिर ताप पर
द्रव्य के निश्चित आयतन पर एक लिक्विड है, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम है। घुलित गैस का द्रव्यमान, जो गैस घुली है उसका द्रव्यमान व उसका दाब एक दूसरे के कैसे होंगे भाई, समानुपाती होंगे। यहां से हमने m बराबर निकाल लिया kp और वेयर के समानुपाती नेता। यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो आप यस लिखिए। अब इसके आगे हम बात क्या करेंगे, कह रहा है यदि गैस की विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, काय व्यक्त कर दिया भाई, वो कह रहा है जो गैस की विलेयता वो मोल प्रभाज के टर्म्स में बताई जाए। मोल प्रभाज हमारा क्या है, x, तो हमने मान लिया विलयन में गैस का मोल प्रभाज x, गैस का मोल प्रभाज x उसके आंशिक दाब p के समानुपाती होता है। और हम लिखेंगे मोल प्रभाज x जो प्रोपोर्शनल होता है गैस का दाब p होता है, p प्रोपोर्शनल x होता है। यहाँ जो kh आया है हेनरी नियतांक है। क्या है भाई तिवारी, हेनरी नियतांक। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई, आर यू क्लियर। चलें अब आगे हम बात करते हैं, और x तो हमें पता है मोल प्रभाज है ही। अब अगली हेडिंग डालते हैं। अब जिस गैस के लिए भाई यहाँ से KH की है, जिस गैस के लिए KH का जितना मान कम होगा उसके वो KH का मान जितना होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। मतलब KH बढ़ेगा तो विलेयता क्या होने वाली है भाई, बताएं आप लोग क्या होगी तिवारी जी, विलेयता का घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। तो आप लिख लें आगे एक स्टार पॉइंट बना के आप लिखें सभी, और लिखना क्या है, जिस गैस के लिए KH का मान, जिस गैस के लिए KH का मान जितना होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी, उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। चला भाई, अब आगे अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या हो गया भाई तिवारी, हेनरी के नियम की सीमाएं, लाइट ऑन करें भाई, सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। और हम हेनरी के नियम का लिखते हैं, यह केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। तो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए मान्य है। मतलब यह सिर्फ आदर्श गैसों के लिए ही वैलिड होगा। चलो पहला लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं भाई इसमें, कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। कम दाब पर वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। अतः कम दाब पर, अतः कम दाब पर, अतः कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए हेनरी का नियम प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा वाई लिखें, यदि कोई गैस विलायक से क्रिया कर लेती है, यदि कोई गैस विलायक, उस लिख लें द्रव से क्रिया कर लेती है, या आयनित हो जाती है, या आयनित हो जाती है, उन गैस के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। उन गैसों के लिए
हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उन गैसों के लिए भाई हेनरी का नियम क्या होगा, वह लागू नहीं होगा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं NH3 प्लस H2O, यहाँ तो NH4OH बना, लेकिन NH4OH को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो H प्लस प्लस Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि आयनित गैसेस होगा ही। क्या HCl क्या है? अच्छा, तो क्या NH4 को आयनित कर लो, NH4OH नेगेटिव कर लो, नहीं हो सकता है। चलो ये तो अच्छा, ये तुम कह रहे हो ऐसा कर लें, चलो भाई इसको भी कर लें, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ऐसा भी तो हो सकता है NH4 प्लस OH नेगेटिव, ऐसा नहीं है भाई वो नहीं लिखे, ये तिवारी की डिवाइन थी हमारी, NH4OH है, अगर हम इसको इसकी उत्कोणीय रिएक्शन होती है चूंकि NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव लिखेंगे गुरु, तो इसमें भी हमारा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि गैस आयनित हो गई। पढ़ते हैं नियमों को पूरा। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या कहती हैं? कहती हैं आदर्श गैसों के लिए मान्य है, और जो हमारी वास्तविक गैसें होती है, रियल गैसेस होती है, आदर्श गैस की कल्पना होती है भाई, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श पुत्र थे। अब ऐसे आदर्श पुत्र की कल्पना की जा सकती है, कोई नहीं होता ऐसा ना आदर्श पुत्र। ठीक है, तो ऐसे ही आदर्श गैसें जो होती हैं कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। मतलब जो छोटे हैं बच्चा होता है भगवान राम की तरह होता है, माता पिता की हर आज्ञा मानता है। तो ऐसे ये कह रहा है कि भाई कम दाब पर वास्तविक गैसें जो होती हैं वह आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थात जब लो प्रेशर होगा, कम दाब होगा, तब तो हमारी जो रियल गैसेस होती हैं वह आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए हेनरी का नियम प्रयुक्त है, अर्थात कहने का तात्पर्य यदि लो प्रेशर है, कम दाब है, तो हेनरी का नियम अपन गैसों में लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन दे दी भाई, यदि कोई गैस विलायक द्रव से क्रिया कर लेती है, काय से कर ली, द्रव से कर ली, जो है NH3 ने द्रव से क्रिया कर ली, या आयनित हो जाती है, क्रिया कर ली, या देखो अच्छा सॉरी ये गैस नहीं है, ठीक है गैस नहीं, आयनित हो जाती है उन गैसों के लिए, गैसेस की बात हो रही है, ठीक है, या आयनित हो जाती है उन गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता। आयनित हो गई तो फिर नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं भाई, और हेनरी के नियम की सीमाओं के बाद हम चलते हैं ठोसों का द्रव में, चलो भाई ठोसों का द्रव में, अच्छा चलो, और ये इसके बाद अपन चलते हैं ठोसों का द्रव में विलयन, ठोसों का द्रव में विलयन। इस चीज को अपन लिखते हैं और जानते हैं, पहले लिख लेते हैं। जब किसी ठोस को किसी द्रव कोष्ठक में विलायक में मिलाया जाता है तो विलय के कारण आणविक कंपन द्वारा विलयन बनाने लगते हैं। इस प्रवृत्ति को घुलित प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति को घुलित प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? घुलित प्रवृत्ति कहते हैं। अगला लिखते हैं विलयन में विलय के कारण, विलयन में घुलित विलय के कारण विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। विलय के कणों की संख्या मतलब सांद्रता
बढ़ाने पर विलय के कण वापस ठोस में लौटना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रवृत्ति को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को अवक्षेपण कहते हैं। प्रारंभ में घुलन प्रवृत्ति अधिक होती है। प्रारंभ में घुलन प्रवृत्ति अधिक होती है, लेकिन सांद्रता बढ़ाने पर अवक्षेपण दर में वृद्धि होती है और कुछ समय बाद दोनों में साम्य स्थिति आ जाती है। आगे हम इसका देख लेते हैं। अर्थात हम कहेंगे घुलन दर बराबर अवक्षेपण दर साम्य स्थिति में। अवक्षेपण दर और अवक्षेपण दर भाई देखिए आप, ये जो होते हैं हमारे द्रव्य विलय गैस के कणों का कंपन और ये होते हैं द्रव्य। ये होता है तुम्हारा अवक्षेप। चलो इसे समझ लेते हैं। समझना क्या है, देखें भाई, हमने कहा ठोसों का द्रव्य लिखवाने को काफी रहता है आपका। जब किसी ठोस में किसी द्रव्य विलायक में को मिला, जब किसी ठोस को किसी द्रव्य, मतलब जब हम कोई सॉलिड को किसी द्रव्य में बुलाएंगे, लिक्विड में मिला देंगे, मिलाया जाता है तो विलय के कण आणविक कंपन द्वारा विलयन बनाने लगते हैं। मतलब भाई साहब, आप जब किसी लिक्विड में ठोस चीज डालेंगे, पानी में अपन ऐसा उठा के खड़िया ऐसे पसरा वाली खड़िया फेंक देंगे तो क्या होगा? आणविक कंपन के द्वारा विलयन बनाने लगेंगे। अगर आप खड़िया को भाई साहब वैसे ही रखा रहेंगे तो घुलेगी नहीं, ज्यों का त्यों आकार रहेगा, पानी पेमता जाएगा और यदि उसे थोड़ा हिला डुला दोगे तो घुर के हिस्सा बना लेता है। ऐसे ही होता है। नहीं, बी प्रैक्टिकल करें सर, प्रैक्टिकल के द्वारा बताई जा रही चीजें हैं। तो इसे घुलित प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति जब वो घुलने लगती है भाई, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? हम घुलित प्रवृत्ति कहते हैं। विलयन में घुलित विलय के कण विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो हमारा विलय में घुल रहा है, मतलब हमने पानी में मिलाई खड़िया पत्थर खड़िया, चले आप चूना पत्थर का सूत्र बताएं और बुझे हुए चूने का सूत्र, दोनों आप जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी लोग विचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विलय में कणों की संख्या सांद्रता बढ़ाने पर कण वापस क्या होता है भाई? खड़िया घोलते जाओ तो एक समय ऐसा आएगा भाई साहब, पानी की औकात खत्म हो जाएगी और पुनः खड़िया बनने लगी सॉलिड स्टेट में। बी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। अरे भाई साहब ऐसा करना, एक गिलास में डालना शक्कर, पहले घोलना, फिर और डालना, फिर घोलना, फिर डालते रहना। एक समय वो आएगा भाई जब चीनी ही गिलास में रहेगी, पानी रहेगा ना मत के लिए। तो ऐसे ही होता है, जब किसी में कण की संख्या बढ़ाते जाओगे तो भाई साहब अवक्षेपण होने लगेगा। तली में जाके सारी चीजें बैठ जाएंगी। यदि प्रारंभ में घुलन प्रवृत्ति अधिक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पानी है, पानी में हम कोई ठोस डाल रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड के कणों के अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है। ऐसा होता है हमारा भाई, देखो हमारा ये होता है लिक्विड, इस तरह से संरचना होती है इसकी, चूंकि इसमें आणविक स्थान काफी ज्यादा होता है और इस आणविक स्थान में कण स्थित होते जाते हैं। एक समय तो ये आएगा भाई चलिए कण भर जाएंगे और जब भर जाएंगे तो अवक्षेपण होने लगेगा, लेकिन एक साम्य स्थिति आ जाती है और साम्य स्थिति में घुलन दर बराबर अवक्षेपण दर होता है। आज की एक क्लास थी छोटी सी, आप सभी ने अटेंड की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सपोर्ट ज्यादा मान्य रखता है, देखते हैं आपका सपोर्ट कैसा रहता है। अगर सपोर्ट बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अभी 20+ नहीं हुआ, 20-25+ हो गया, सपोर्ट अच्छा है, आप लोग करें, मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा गारंटी 1 महीने में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।